नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही कह सकते गहरे नोट्स पर बात करने वाले हैं। ये आनंद मार्ग के द्वितीय चरण सेमिनार जून 2025 के नोट्स हैं। जी हाँ, और ये नोट्स मानव शरीर को सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ बताते हैं। बिल्कुल। ये कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये मांस और हड्डियों का ढांचा भर नहीं है। ये एक जटिल जैविक यंत्र है जिससे हमारा मन अपनी प्रवृत्तियों से, अपनी इच्छाओं से चलाता है। हाँ, एक तरह का व्हीकल समझिए जिसे मन ड्राइव कर रहा है। तो आज हम इन्हीं नोट्स के जरिए इस पर एक गहन चर्चा करेंगे। ये शरीर असल में हमारा क्यों नहीं, इसे कंट्रोल कौन करता है, हमारी इंद्रियां कैसे काम करती हैं, और वो अंतःकरण क्या चीज है। और साथ ही जैव मनोविज्ञान यानी बायोसाइकोलॉजी और आध्यात्मिक साधना, जिसे साधना कहा गया है, वो कैसे हमें बेहतर बना सकती हैं, इस पर भी बात होगी। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। तो सबसे पहली बात जो इन नोट्स में कही गई है और जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी लगे, कि ये जो भौतिक शरीर है ये हमारा अपना नहीं है। कहा गया है कि किसी और सत्ता ने, किसी उच्च शक्ति ने मन को इस शरीर में बिठाया है, और आत्मा, जिसे यहाँ आत्मन कहा गया है, वो तो बस देख रही है, एक साक्षी है। बिल्कुल, मतलब शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं, खाना, पीना, चलना, सोचना, ये सब मन की वृत्तिगत प्रेरणा यानी उसकी जो अंदरूनी इच्छाएं या झुकाव हैं, उनसे चल रही हैं। आत्मा सिर्फ ऑब्जर्वर है। तो जब हम कहते हैं मेरा शरीर, ये असल में मन का भाव है। हाँ, ये मन का तादात्म्य है शरीर के साथ। और इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए नोट्स में 10 इंद्रियों का जिक्र है। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जिनसे हम जानते हैं। और 5 कर्मेंद्रियां। जी, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, उत्सर्जन अंग और जनन अंग, जिनसे हम कर्म करते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है अंतःकरण। अंतःकरण, ये क्या है? इसे थोड़ा और समझाएंगे। अंतःकरण आप समझ लीजिए मन का वो कंट्रोल सेंटर है जहां सब कुछ प्रोसेस होता है। इसमें सोचने की शक्ति मन, याद रखने की क्षमता चित्त, मैं का भाव अहंकार, और सही गलत का निर्णय लेने वाली बुद्धि, ये सब शामिल हैं। अच्छा। यही अंतःकरण है जो बाहरी दुनिया से सिग्नल लेता है, जैसे आंखों ने कुछ देखा, या शरीर की जरूरत महसूस करता है, जैसे पेट में चूहे कूदना, मतलब भूख लगना। हाँ। तो अंतःकरण ही भूख का सिग्नल देता है, और फिर शरीर को प्रेरणा मिलती है कि उठो, खाना ढूंढो। तो असली मोटिवेशन, असली प्रेरणा का स्रोत यही अंतःकरण है। ये तो बहुत दिलचस्प है, और यहीं पर मुझे लगता है जैव मनोविज्ञान का पहलू आता है। नोट्स कहते हैं कि ग्रंथियां और उपग्रंथियां इस मशीन को कंट्रोल करती हैं। बिल्कुल सही। ये ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं, जो हमारे मूड, व्यवहार, यहां तक कि हमारी सोच को भी प्रभावित करते हैं। नोट्स में एक उदाहरण भी दिया है, शर्म या लज्जा की भावना का। हाँ, मैंने पढ़ा। उसे मणिपुर चक्र के नीचे नाभि के पास किसी उपग्रंथि से जोड़ा गया है। जी, जब वो उपग्रंथि सक्रिय होती है तो व्यक्ति में शर्म का भाव आता है। नोट्स में इसकी पूरी क्रियाविधि तो नहीं बताई गई, लेकिन एक कनेक्शन बताया गया है। और इससे भी जरूरी बात शायद ये है कि नोट्स कहते हैं कि साधना से, मतलब आध्यात्मिक अभ्यास से, इन ग्रंथियों के श्राव या सिक्रेशंस को बदला जा सकता है। हाँ, यही तो क्रांति है। नोट्स के अनुसार साधना सिर्फ मन को शांत करना या पॉजिटिव सोचना नहीं है, इसका असर शारीरिक स्तर पर होता है। ग्रंथियों के श्राव बदलते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं यानी नर्व सेल्स और फाइबर्स तक में बदलाव आ सकता है। अरे वाह, मतलब ये एक वास्तविक फिजिकल चेंज है। जी हाँ, एक वास्तविक जैविक परिवर्तन, एक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी प्रक्रिया से व्यक्ति अपनी सामान्य मनोवैज्ञानिक सीमाओं, अपनी कंडीशनिंग को पार कर सकता है। नोट्स में इसके लिए अति मानसिक या सुपर ह्यूमन जैसा शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है सामान्य मानवीय कमजोरियों से ऊपर उठना। ये तो कमाल की बात है कि साधना का इतना गहरा शारीरिक प्रभाव हो सकता है। और नोट्स ये भी कहते हैं कि मानव जीवन का असल उद्देश्य ही साधना है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पूजा पाठ या ध्यान तक सीमित नहीं, समाज सेवा करना, कुछ नया सीखना, दूसरों की मदद करना, ये सब साधना के ही अलग अलग रूप हैं। हाँ, क्योंकि अंतिम लक्ष्य एक ही है, उस परम चेतना जिसे नोट्स में परम पुरुष कहा गया है, उसके करीब जाना, उससे जुड़ना। हर वो काम जो हमें उस दिशा में ले जाए, वो साधना है। और इसमें हमारे शरीर की बनावट भी मदद करती है। नोट्स में इसका भी जिक्र है। जी हाँ, मानव शरीर की संरचना बहुत खास है। हमारा 2 पैरों पर सीधा खड़ा हो पाना,
जिसे द्विपाद होना कहते हैं, और हमारी सीधी विकसित रीढ़ की हड्डी, ये चीजें साधना के अभ्यास, खासकर ध्यान जैसी क्रियाओं के लिए बहुत सहायक हैं। अच्छा, कैसे? सीधी रीढ़ से ऊर्जा का प्रवाह सही रहता है, जिसे योग में सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। नोट्स के मुताबिक दूसरे द्विपाद प्राणियों में भी रीढ़ की हड्डी उतनी सीधी और विकसित नहीं होती जितनी मनुष्य में। इसीलिए ये मानव शरीर मिलना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, एक विशेष अवसर है साधना के लिए। ये तो हुई व्यक्ति की बात, लेकिन नोट्स में इसका दायरा समाज और अर्थव्यवस्था तक ले जाया गया है। मार्क्सवाद जैसी विचारधाराओं की आलोचना भी है। वो कैसे जुड़ता है यहाँ? हाँ, ये एक जरूरी नुक्ता है। नोट्स का तर्क ये है कि मार्क्सवाद या कम्युनिस्ट विचारधाराएं इसलिए पूरी तरह सफल नहीं हो पाईं, या कहिए उनमें कुछ कमी रह गई, क्योंकि उन्होंने इंसान की सिर्फ भौतिक, मतलब रोटी कपड़ा मकान जैसी जरूरतों पर ही ध्यान दिया। उन्होंने इंसान की जो गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक जरूरतें हैं, जिन्हें नोट्स में आध्यात्मिक प्यास कहा गया है, उसे नजरअंदाज कर दिया। अच्छा, तो मतलब सिर्फ आर्थिक समानता काफी नहीं है? नहीं, नोट्स के अनुसार हमारा सामाजिक और आर्थिक व्यवहार भी सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी मनोवैज्ञानिक इच्छाओं और जरूरतों से चलता है। नोट्स में 4 तरह की प्रेरणाओं का जिक्र है। उत्तेजना, अर्ज, जो बहुत तीव्र इच्छा होती है, जैसे जीने की इच्छा या अपनी पहचान बनाने की इच्छा। फिर है मनोभाव, पैशन, जो एक प्रबल, थोड़ी स्थायी भावना है, जैसे किसी चीज का जुनून। फिर है वृत्ति, प्रोपेंसिटी, ये हमारी स्वाभाविक आदतें या झुकाव हैं, जैसे दया, क्रोध, लोभ। और आखिर में है भाव प्रवणता, सेंटिमेंट, ये एक गहरी स्थायी भावना है जो अक्सर नैतिक या आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ी होती है, जैसे देशभक्ति या ईश्वर भक्ति। ओह, ये तो काफी विस्तृत विश्लेषण है। हाँ, और नोट्स कहते हैं कि कोई भी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक व्यवस्था तभी कामयाब और टिकाऊ हो सकती है जब वो मनुष्य की इन सभी मूलभूत जरूरतों, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक का ध्यान रखे, उनका सम्मान करे और उन्हें पूरा करने में मदद करे। सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देना काफी नहीं है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये नोट्स हमें क्या याद दिला रहे हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद को सिर्फ ये शरीर न समझें। हाँ, हम एक बहुत ही जटिल, एक अद्भुत जैव मनोवैज्ञानिक रचना है, जिसके अंदर आध्यात्मिक विकास की कह सकते हैं अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। सही कहा। ये मानव जीवन, जैसा कि नोट्स में भी कहा गया, एक बहुत बड़ा अवसर है। इसे ठीक से समझना, इसकी क्षमताओं को पहचानना और फिर साधना के रास्ते पर चलकर, चाहे वो किसी भी रूप में हो, इसका सबसे अच्छा, सबसे सार्थक उपयोग करना, यही जीवन का उद्देश्य है। बिल्कुल। और नोट्स के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है जो शायद हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करेगा। जी। वो कहते हैं, तुमने मानव तन पाया है, इसका सर्वोत्तम उपयोग करो। बिल्कुल इसी क्षण से अतीत का सभी कुछ भूल जाओ, मानवता के सेवक होने के साथ साथ परम पुरुष के भक्त भी बनो, तुम्हारी विजय हो। वाह, बहुत गहरा और प्रेरणादायक संदेश है। हाँ, तो इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।